अरे यार, चलो इसका वो भेजा तो है ही नहीं तुम लोगों को मैंने, ताकि साउंड तो पता चले कि इसमें माइक लगाया है। बड़ी आफत है यार। लिंक आ गई, लिंक आ गई है, और लिंक को थोड़ा सा वो देख लो, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। आ गई, कहाँ आई? आ गई, आ गई। चलिए अब देखिए, अब हमारे पास मटेरियल बहुत सारा मिलेगा। हमारी आफत होती है मटेरियल से। जहाँ मटेरियल नहीं है वहाँ पढ़ना नहीं है। तो क्या आप बता सकते हो कितनी तरीके की पॉटरी मिली और कब कब मिली और कहाँ कहाँ मिली? सारी। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके पास रिविजन होना चाहिए। उसके पहले नहीं मिली थी क्या? मिज़ो में तो किस तरह की थी? बहरहाल अब जो काम होगा आपका, अब यहाँ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। अभी तक हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, हड़प्पा में भी हमें पॉलिटिकल सिस्टम नहीं मिलना है ना। नोट्स देखना क्या दिया है सबसे पहले मैंने हड़प्पा में। बेसिक ब्रीफ छोड़ दो, ब्रीफ छोड़ के आगे बढ़ो, ब्रीफ छोड़ दो, वो तो 11 नंबर का पूरा क्वेश्चन बना हुआ है एक्चुअली। क्या है सबसे पहला पॉइंट? अब यहाँ पर एक ट्रायंगल जो आपका हड़प्पा का बनेगा, उस हड़प्पा के ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले आप डेट डालेंगे कि टाइम पीरियड। अभी तक हम एक रेंज लेकर चल रहे हैं ना। जैसे कायथा को देखा था आपने, मालवा को देखा था 2000 से 1800, यही था। 1700 से 1450, यही था। तो इसी तरह से हड़प्पा का आपको टाइम पीरियड लिखना पड़ेगा। अब हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। तो मेरे जो नोट्स दिए हैं आपको, अकॉर्डिंग टू होम कितना है, ये इसलिए दिया है क्योंकि आप अगर ल्यूसेंट देखेंगे तो उसके अंदर एक छोटा सा टारगेटेड एरिया दिया हुआ है कि यहाँ 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 इन लोगों ने बोला है। अब अगर आपसे 3 मार्कर में पूछा जाएगा तो आप नाम लिखकर बताएंगे कि इसके हिसाब से इतना टाइम पीरियड है, इसके हिसाब से इतना टाइम पीरियड है। तो अपर लिमिट्स ले लो। मेरा ये मानना है कि जितनी अपर लिमिट्स दी गई हैं वो ले लो। अपर लिमिट्स का मतलब क्या होता है? 7000 BC से शुरू हो रहा है। ये कब तक आ रहा है? ल्यूसेंट बोलती है 1750 या 1450 का। यहाँ पे क्या है? भैया मैंने आपसे बोला पन्ने पलटाने को, आप सुनते ही नहीं हो यार। वो तो मेंस का ब्रीफ है यार, 11 नंबर का बना हुआ आंसर दे दिया है उसका। असल खेल तो अब शुरू हो रहा है हमारा। क्या टाइम पीरियड है? चार्ट बनाया ना, कहाँ है चार्ट? गिम्मी 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 गिम्मी। जे थोड़ी है यार, जे थोड़ी भैया। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। एक्सटेंट हो गया, लोकेशन हो गया। अरे मेरा वो कहाँ गया? टाइम पीरियड। वेरी गुड। अरे वो तो सबसे पहले होना चाहिए। हाँ कहाँ है? 15 में थोड़ी आ रहा है, इसमें 15 में नहीं है क्योंकि मैंने इसको चेंज किया था ना। मैंने क्या करा, बेसिकली जो साइट्स है ना उन्हें ओपन कर दिया, इसलिए आपका ये चला गया लास्ट में पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 पर आएगा ये रहा ऊपर, ये चार्ट ये वाला बोल रहा हूँ, देखो ये मिल गया। अब बताओ मुझे कि कहाँ से कहाँ तक का टाइम पीरियड आ रहा है? 3200 से 50 तक, 3200 से 50, 3250 से लेकर 2750 तक। आर के मुखर्जी के द्वारा। गलत है, आगे बोलो। और डॉक्टर फ्रैंकफर्ट के द्वारा 2800 BC। आगे बोलो। और डॉक्टर मकाले के द्वारा 2600 से लेकर 2200 BC। आगे बोलो। डॉक्टर गढ़ के द्वारा 2800 BC। ठीक है। सो ये रफ एस्टिमेशन पुराने निकाले गए थे, फिर आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी दिल्ली की स्टडीज़ हुई, उन्होंने इनके कल्चर को 2000 साल और पीछे कर दिया। तो ये रफली माना जाता है कि ये 7000 BC से शुरू होता है।
7000 BC कुछ जगहों के ऊपर नियोलिथिक है, कुछ जगहों के ऊपर वो मीजोलिथिक है। 7000 BC वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के अंदर तुम्हारी वो पहली वाली कल्चर जो पढ़े थे, बलूचिस्तान वाली, क्या नाम था उसका, कल ही पढ़े थे भैया, नाम दिए थे, मेहरगढ़, वो भी वहीं से शुरू होता है। तो इसको उन स्टडीज़ ने कहा है कि ये 2000 साल पहले से शुरू हो गई थी और ये रफली 1750 BC के आसपास तक रही है। तो ये ब्रॉडर टाइमलाइन फेज़ है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। अब इन फेजेस के अंदर ऐसा नहीं हुआ, अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये काम ऐसा नहीं था कि एकदम से सब कुछ हो गया, धीरे धीरे बना। तो बनने के अंदर इसमें अलग अलग फेजेस मिलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन है ओवरऑल, लेकिन इसमें ओवरलैपिंग फेज आते हैं कि ये वाला फेज के अंदर ये चीज़ डोमिनेटिंग थी, ये वाले फेज में ये वाली चीज़ डोमिनेटिंग थी। तो अब वो नीचे एक चार्ट दिया है फेजेस का, उसको समझना है अपनों को। क्या बोला है सबसे पहले, कौन सा फेज है? हाकरा हाकरा वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है? पॉटरी। और दूसरा क्या बोला? रावी फेज। ये रावी नदी के किनारे मिलता है और हाकरा नदी के किनारे मिलता है, और हाकरा नदी के किनारे इस टाइम पे जो मटका मटकी मिलते हैं उन्हें कहा गया हाकरा वेयर। इसका टाइम पीरियड क्या दिया है? 3500 से लेकर 3000। तो ये 500 साल तक का कल्चर है। 500 ईयर्स किसे कहते हैं? 500 साल। इसके बाद कौन सा आता है? अर्ली हड़प्पन फेज। कब से कब तक का? 3000 से 2600। ये 400 साल का फेज है। अगला कौन सा हो गया? मैच्योर हड़प्पन। ये सबसे प्राइम है। मैच्योर हड़प्पा का मतलब है जब सिविलाइजेशन अपने पीक पर आ गई। कंसेप्ट आया समझ में कि ऐसा नहीं है कि इतने सालों तक वो बन रही है। तो 400 और 500 900 साल, 900 साल के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ होगा वो कहाँ दिखना चालू होता है? मैच्योर हड़प्पा में। मैच्योर हड़प्पा कब से शुरू हो रही है? 2600 से 1900। 700 साल, 700 ईयर्स का मैच्योर फेज है। टोटल 1500 साल तो यही हो गए मिला के, 1600 साल। आगे लेट हड़प्पन फेज। ये क्या है? 1900 से 1500। अगला यहाँ ख़त्म की, एक और है लास्ट में, ठीक है, यहाँ डिक्लाइन है। तो टोटल इन्होंने जो लिया है IITs की स्टडीज से ये 2000 पहले माना जाता है। तो रफली 5-6 हज़ार BC से शुरू हो गया। अब ये है टाइम फेज। तो इसको अब आप कैसे बनाएंगे? अब इसको बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हाथ देखो अपना ऐसे, कितने फेज हैं? 4 है, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, और ये कौन सा है? हाकरा रावी। कब से कब तक का? 3500 से 3000। ठीक है। इसके ऊपर वाला अर्ली हड़प्पा अर्ली हड़प्पा कब से कब तक का? 3000 से उसके ऊपर मैच्योर हड़प्पा। मैच्योर हड़प्पा के बाद लेट लेट हड़प्पा। अर्ली, मैच्योर, लेट, मिडिल नहीं है, यहाँ मिडिल नहीं बोला। अब इसके अंदर जैसे ये उंगलियों के निशान बने ना, ये हर एक एलिमेंट है जो उस जगह का खास है। सो इट इज़ मल्टी लेवल ऑक्यूपेशन। कंसेप्ट आ गया समझ में? एक ही गड्ढे को खोद रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, जगह जगह खोदा, एक कॉमन पॉइंट मिला, उसको उठा के बोल दिया इस टाइम पीरियड पर इस लेयर में मिट्टी के हाकरा मिलता है, इसलिए हाकरा फेज हो गया। रावी नदी के किनारे भी मिलता है तो हाकरा रावी फेज हो गया। कंसेप्ट आ गया समझ में? अब ये तो फेजेस हैं। अब इनके अंदर नक्शा लेना, अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। 4 कलर हो गए मेरे। अब ये चारों कलर के अंदर आपका काम ये होगा कि सबसे पहली वाली जो लाइन दी है मैंने, उसके अंदर टाइम पीरियड तो पढ़ लिया आपने, उसके आगे क्या लिखा है? कौन कौन सी लोकेशन है, कौन कौन सी पढ़ के बताओ ना। वैली है ना हड़प्पा। हाँ, घाघरा वैली और हड़प्पा सिटी है। हड़प्पा जो टाउन हमारा डिस्कवर हो उस टाइम की सिटी था, उसके अंदर भी ये मिलता है। तो हड़प्पा तक फैला हुआ है, कहाँ से? घाघरा तक। अब घाघरा कहाँ पर है? घाघरा नदी कहाँ पर है? घग्गर कहते हैं उसको घाघरा। एक घाघरा उधर भी है यूपी में, ये राजस्थान वाली है। राजस्थान से हड़प्पा तक लंबा काम है। इतने बड़े एरिया में ये फैला हुआ था अलग अलग जगह पे। और आगे क्या लिखा है?
अर्ली हड़प्पन फेस साइट लोकेशन साइट्स लाइक हड़प्पा फोर्ट डीजी ये सारे आपको ढूंढ के प्लॉट करने हैं आज। आगे बोलते रहो। अमरी कालीबंगन एंड धोलावीरा धोलावीरा गुजरात। धोलावीरा लेट तक चलेगा। ये काम समझ में आ गया। तो इससे क्या होगा, एक आइडेंटिफिकेशन ये हो गया, इस रीजन के अंदर सबसे पहले ये कल्चर्स डेवलप होना चालू हुए। अब अगले पर आइए, अर्ली हड़प्पन फेज पर आइए, क्या बोलता है? सर ये अर्ली में साइट्स लोकेशन उसके पहले वाली की पूछी थी मैंने आपसे, मैं अभी हाकरा पे ही था। अर्ली में साइट्स लाइक हड़प्पा फोर्ट डीजी भैया पहले अर्ली, उसके पहले वाला तो बता दो, हाकरा की साइट्स दो ही थी, मिडिल घाघर वैली। मिडिल घाघरा वैली। तो जब तक आप वो घाघरा नदी को मिड पार्ट नहीं प्लॉट करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और रावी फेज, रावी नदी कहाँ है? वेयर इज रावी? पंजाब की 5 नदियों में एक रावी है। रावी, झेलम, चेनाब, व्यास, सतलज और एक और कौन सी भूल गया मैं? एक और भूल गया, इंडस। सॉरी, माय मिस्टेक। बताओ यार, माय मिस्टेक। सबसे पहले वाली तो इंडस ही है और सबसे आखिरी वाली सतलज है। तो आपको रावी को भी प्लॉट करना है। तो रावी नदी के किनारे और इस नदी के किनारे, इन्हें नॉर्थ में और साउथ में अगर दो कल्चर एक जैसे डेवलप हो रहे तो उसका मतलब क्या है? बीच वाले आपको मिले नहीं, बीच वाले अभी तक डिस्कवर नहीं किया आपने। जो मिल गया वही है। तो एक ट्रायंगुलर शेप इसमें भी बन रहा है, उस टाइम पे भी बन रहा है। अगला फेज कौन सा आया आपका? अर्ली हड़प्पा के अंदर आपने नाम दे दिया। तो ये इनको प्लॉट करेंगे अगले कलर से। अगला क्या आया? नेचुरल हड़प्पन टाइम पीरियड साइट्स से 3000 से 2600 और साइड से लाइक हड़प्पा फोर्ट डीजी। क्या ये कॉमन चल रही है? नो सर, ये कॉमन है ना हड़प्पा। शाबाश। पहले कोड दीजिए नहीं बोला था क्या आपने? मुझे ऐसा सुनाई दिया था आपने कोड दीजिए बोला। कोड दीजिए अमरी। अच्छा हाँ, और अमरी कालीबंगन और धोलावीरा। ठीक है, अगले पे आ जाइए, मैच्योर पे। मोहनजोदारो प्राइम एग्जाम्पल, जिससे नाम जाना जाता है इसका, हड़प्पा का मोहनजोदारो। अगला हड़प्पा हड़प्पा कंटिन्यूम दे रहा है। अगला लोथाल लोथल लोथल गुजरात। कालीबंगन कॉमन हो गया, हाँ और धोलावीरा कॉमन हो गया। तो अब आपको कंटिन्यूम दिख रहा है। आगे पढ़िए अगले में। लेट हड़प्पन फेज की साइट्स मेनली इन दी अपर घाघर ट्रिब्यूटरीज। पहले हम मिडिल घग्गर में थे, अब हम अपर में पहुंच गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर, मिडिल एंड लोअर? अपर, मिडिल और लोअर नदी के 3 हिस्से होते हैं। लोअर नदी का वो हिस्सा होता है जहाँ से नदी शुरू होती है। अपर वो हिस्सा होता है जहाँ एंड होती है। मिडिल वो हिस्सा होता है जहाँ पे सेंट्रल पोर्शन होता है। तो पहले ये सेंट्रल पोर्शन में डेवलप हुआ और उसके बाद ये शिफ्ट होके कहाँ पहुँच गया? लोअर में। तो लोग शिफ्ट कर गए। व्हाट वाज द रीज़न? नदी किनारे शिफ्ट कर गए। शाबाश, फ्लड आ गया, उड़ा दिया। या हो सकता है ड्रॉट आ गया, उधर पानी नहीं था, आगे पानी मिलने लगा तो वहाँ पहुँच गए। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आगे इसमें साइड लोकेशन है अपर घाघर ट्रिब्यूटरीज गंगा यमुना। शाबाश। एंड गंगा यमुना डोब एंड गुजरात। दोआब, डोब नहीं, दोआब। दोआब यानी दो नदियों के बीच में दो आब। आब यानी पानी होता है पर्शियन में। दो आब, पंज आब, पंजाब। 5 नदियां हैं इसलिए पंज आब। दोआब हर उस जगह को बोला जाएगा जहाँ पर 2 नदियां हैं, उनके बीच वाला हिस्सा। जैसे पंजाब के अंदर कई सारे दोआब हैं, 2 नदियों के बीच वाले हिस्से को दोआब कहते हैं। आगे ये कंसेप्ट क्या आया? लोकेशंस। लोकेशन ये मेजर साइट्स हैं जहाँ पर इन चीज़ों के एविडेंसेस मिलते हैं इवोल्यूशन के। अब एक सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई, मैच्योरिटी पे आई और डिक्लाइन होकर ख़त्म हो गई। ख़त्म ऐसी हुई, आप सोचना इस बात को, बना हुआ शहर है, ज़रा सोच के देखना, ऐसे इमेजिन करना। और आप कहीं से घूमते फिरते आए, आप उस शहर में नहीं रुक रहे हो, खंडर के खंडर पड़े हुए हैं, कोई एकदम से तो गायब नहीं हो गए। या तो उस टाइम पीरियड में कोई आदमी नहीं था जो वहाँ पहुँचा, और जब वो पहुँचा तब तक वो कवर कर दिए गए थे। तो हो सकता है रैपिड फ्लडिंग इस तरह से हुई कि वो कवर कर गए। तो एक साइट होती, 2 साइट्स होती, 3, सारी साइट्स
ताज्जुब वाली ये बात है कि सारी की सारी साइट्स के ऊपर कोई लोग नहीं रह रहे, कंटिन्यूम है ही नहीं, पूरा गायब हो गया। ऐसा गायब हुआ कि इंडिया की हिस्ट्री के अंदर उसका नामो निशान नहीं बचा। अगर नामो निशान होता तो जो स्क्रिप्ट आ रही है उसके अंदर तो आता कहीं ना कहीं। बाद में जो लिटरेचर लिखा किसी ने तो लिखा होता, मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में, कालीबंगन के बारे में, राखीगढ़ी के बारे में, धौलावीरा के बारे में, लोथल के बारे में, कहीं कुछ नहीं है। वाई? कंटिन्यूटी खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? अब सवाल ये है कैसे खत्म हो गई, तो एग्जैक्ट तो किसी को नहीं मालूम कि कैसे खत्म हुई। ये हुआ होगा जो IIT की स्टडीज हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। रैपिड क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेदर पैटर्न था वो बदल गया, या तो सूखा पड़ने लगा या फ्लड्स आने लगे, आइदर दोनों चीज़ें पॉसिबल है। उसकी वजह से क्रॉप साइकिल बिगड़ गई। पहला ये लोग एक्सपोर्टर्स थे, ट्रेडर्स थे, इनका मेन काम है बिजनेस, ट्रेड करना। या दूसरा ये है कि इनसे जो परचेज करता था वो कोलैप्स हो गया। भाई फ्लरिश तभी करोगे ना तुम जब माल बिकेगा। माल बिकना बंद हो गया या माल बनना बंद हो गया, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। या ऐसी स्थिति आ गई कि वहाँ रहना मुश्किल हो गया, उन शहरों में रहना मुश्किल हो गया। व्हाट वाज द केस वी डोंट नो। लोगों ने सबसे शुरुआत में जब ये मिला था तो एक थ्योरी दी कि आर्यंस आए और उन्हें काट के रख दिया। ठीक है भाई, मान लेते तो यार बने बने मकान मिल रहे थे, रह लेते। अगर ऐसा होता तो मुझे आर्यन सिविलाइजेशन के, आर्यन कल्चर के, वो कल्चर है वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन नहीं कहलाएगी। वो वैदिक कल्चर के एविडेंस मुझे कहाँ मिलते? मोहनजोदड़ो में मिलते, हड़प्पा में मिलते, नहीं मिलते। तो ये फेल हो जाता। फिर लोगों ने ये कहा कि मोहनजोदड़ो में डेड बॉडीज मिली, तो वो डेड बॉडीज मिली हैं, यस अग्रीड, लेकिन अलग अलग लेवल्स पर मिली हैं। मतलब खुदाई करके जब अंदर गए हैं, नीचे गए हैं, तो अलग अलग जगह पे मिली है, वो एक टाइम पीरियड की नहीं है। तो ये भी फेल हो गया। फिर बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं कि ड्रामेटिक, बिल्कुल ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज था। ऐसा खतरनाक क्लाइमेट चेंज, या तो अकाल पड़ गया, अगर सूखा पड़ जाएगा, सोच के देखना, इंडस नदी सूख गई। तो माइग्रेट भी तो कर सकते हैं। वही बात कर रहा हूं मैं, वही बात करना चाह रहा हूँ। शाबाश, तू है इंटेलिजेंट, पढ़ता नहीं है। रट, मैं बोल रहा हूँ रट ले, नहीं तो रुक जाएगा। पढ़ ले। अकाल पड़ गया, पानी नहीं है, नदी सूख गई, कुएं भी सूख गए, अब आप क्या करोगे? कब तक सरवाइव करोगे? बैलगाड़ी से दूसरी जगह से ले आए, वहाँ सूख गया, अब आप क्या करोगे? उनके पास बोरिंग मशीन नहीं थी, हाथ के खुदे हुए कुएँ थे, जहाँ तक जा रहे थे वहाँ तक खोद लिए थे उन्होंने। लेट अस इमेजिन कि सूखा पड़ा, ऐसा ख़तरनाक पड़ा कि पानी नहीं है, तो लोगों को मजबूरन उनको जगहों को छोड़ना पड़ा। कहाँ गए होंगे? पानी वाली जगह में। इसका एग्ज़ाम्पल कैसे है? मिडिल घग्गर से अपर घग्गर पहुँच गए। लोअर घग्गर कहाँ हो गई? जहाँ से शुरू हो रही है। अपर किधर हो गई? जहाँ पे मिल रही है, ख़त्म हो गई है। ठीक है? नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। लोअर वो हिस्सा होता है जहाँ से नदी शुरू होती है, यही बोला ना मैंने? यस। हाँ फिर ठीक है। लोअर, मिडिल और अपर, क्योंकि अभी अपने को ज्योग्राफी में पढ़ना है। लोअर नर्मदा वैली, मिडिल नर्मदा वैली, चंबल वैली, लोअर चंबल वैली, मिडिल चंबल वैली, अपर चंबल वैली। तो मिडिल से अपर क्यों गए? मिडिल सूख गया, हो सकता है अपर के अंदर पानी हो। एक ये है। दूसरा ये है कि इतने ख़तरनाक फ्लड आए कि सामने वाला वहाँ रह नहीं सकता था, वो जगह छोड़ के हट गया। फ्लड आएगा तो पानी में, मकान में तो नहीं रहोगे। अब एक बार आया, ठीक है, वहाँ से कुछ लोग चले गए, मर मुरा गए। दूसरी बार फिर आया, लगातार हो सकता है। तीसरी बार आया फ्लड, तो रिपीटेड फ्लड भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो लोगों ने छोड़ ही दिया वो जगह। अब वो डिस्प्लेस्ड हुए और एक साथ हुए। खेल ये है कि सारे डिस्प्लेसमेंट जितने हैं वो सब एक साथ एक ही टाइम पीरियड पे, तो मेजर कैटास्ट्रॉफी हुई थी। क्या हुई थी? वी डोंट नो। तो आईआईटीज ने ये कहा है कि इट वाज क्लाइमेट चेंज, एविडेंसेस हैं क्लाइमेट चेंज के। तो अब ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? पैसे वाले थे, नाव पकड़ी, चले गए कहाँ? मेसोपोटामिया, इजिप्ट, दूसरे बड़े शहर, बड़ी सिविलाइजेशन। जा सकते हो ना, क्यों नहीं जा सकते? जैसे अभी हमारी उस दिन बात हो रही थी कि लोग अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अफोर्ड कर सकते हैं। एक लाइफ स्टाइल अलग चाहिए। इंडिया में बोर हो गए, है ना? वही रीज़न है यहाँ के जाने वालों का। तो माइग्रेशन बहुत तरीके से होता है।
माइग्रेशन, अगर कहीं अकाल पड़ गया तो वो लोग क्या करेंगे? आज तो सरकार वेलफेयर है तो घर तक पहुंचा देती, पानी घर तक पहुंचा देती, लेकिन अगर पुराने समय में देखें तो क्या करते थे लोग? वो जगह छोड़ देते, भाई जिंदा नहीं रहोगे तो तुम करोगे क्या? यू विल मूव ऑन। कुछ लोगों ने कहा कि चलो यहाँ छोड़ो, वो छोटी ट्रिब्यूटरी के अंदर वहाँ पे मिल रहा है पानी, वहाँ चलते हैं, ठीक है चलो वहाँ जाके गड्ढा वड्ढा खोद के माने नहीं। तो वो डिस्प्लेस हुए जो पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, ज़्यादा पैसे वाले लोग थे, जिनका बिजनेस के अलावा काम नहीं चल रहा था, वो हो सकता है बड़े स्थानों पे चले गए जहाँ पे बिजनेस फ्लरिश कर रहा था। और जो गरीब गुरबा लोग थे, लेबर क्लास थे, अब उनको लगा कि यार यहाँ तो फ्लड आ रहा है और यहाँ तो अपना तो कुछ होगा नहीं, अब तो यहाँ पे माल भी नहीं बिकता, चलो अपन कहीं और चले, तो किसी दूसरे गांव में जाके सेटलमेंट हो गया। बड़े लोगों के साथ स्क्रिप्ट चली गई, स्क्रिप्ट नहीं मिलती बाद में। सर इजिप्ट या मेसोपोटामिया में मिलती है? हमारे यहाँ पे स्क्रिप्ट है दद्दू, मैं कह रहा हूँ उसके बाद में स्क्रिप्ट का एविडेंस नहीं मिलता हड़प्पा की। तो हड़प्पा की स्क्रिप्ट जानने वाले कुछ लोग रहे होंगे, वो अगर यहाँ से चले गए तो स्क्रिप्ट नहीं है। ईंट बनाने का नॉलेज था, वो चला गया, तो इसका मतलब एक इलीट क्लास थी जो गायब हो गई। जो फार्मिंग कम्युनिटी थी, हंटिंग कम्युनिटी थी, गैदरिंग कम्युनिटी थी, उनको तो कोई फर्क पड़ना नहीं था, वो तो वापस अपने बैक टू द बेसिस चले गए। जो रईस लोग थे उनके ऊपर असर पड़ा, जो शान से घूमते होंगे इतने ले आना, ठीक है जा वाला काम, ट्रेडर्स, उनकी वाट लग गई। तो ये खेल है हड़प्पा का। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नोन मेनली फॉर सम एस्पेक्ट्स, जिसके दो प्राइम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका सिविलाइजेशन। एक मैच्योर, एक इवॉल्व्ड कल्चर मिलता है हमको। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो आएगा, लोग रहते कम, जगह तो समझ में आ गई। अब जगह, इसका पूरा एरिया देखें हम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स। ये जो 4 लेयर्स मैंने बोली थी आपको, हाकरा रावी, अर्ली, मैच्योर, लेटर, इन चारों को मैं एक साथ जोड़ देता हूँ। तो ये पूरा एरिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो जम्मू के पास मांडा या मांडा जगह है, कुछ जगह पे मांडा लिखा है, कुछ जगह पे मांडा लिखा है, MARDA MANDA। तो आई एम लिटिल कंफ्यूज, मेरे नोट्स में आपको दोनों मिलेगा, मांडा भी मिलेगा, मांडा भी मिलेगा। तो जम्मू के किनारे, जम्मू कहाँ है भैया? कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ से लेकर चालू करो तो महाराष्ट्र के अंदर तक जाता है, दैमाबाद। महाराष्ट्र कहाँ आ गए? जम्मू कश्मीर क्रॉस किया, पंजाब क्रॉस किया, और राजस्थान क्रॉस किया, गुजरात क्रॉस किया, तब जाके महाराष्ट्र पहुँचे, बीच में MP भी क्रॉस हो गया। ये इसका नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है। इसके साउथ में अभी हमें प्रॉपर सिविलाइजेशन के एविडेंस नहीं मिले, और उसके नॉर्थ में नहीं मिले हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान साइड में, इंडिया की बात करें। ईस्ट में चलें तो पहले कहा जाता था आलमगीरपुर वॉज द लास्ट पॉइंट, अब आलमगीरपुर से भी ईस्ट में डिस्कवरीज हो चुकी हैं। तो ये ईस्ट में आ गए उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और वेस्ट में चले गए तो ईरान बॉर्डर पे लग जाता है बलूचिस्तान। कितना मासिव टेरिटोरी हो गया। इतने मासिव टेरिटरी में एक जैसे शहर मिल रहे हैं रिजेंबल करते हुए, मतलब एक कल्चर था, एक ऐसा कल्चर था जो अलग अलग जगह पर, एक जगह नहीं था, अलग अलग सालों में बना है, इसलिए सिविलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो अब ये इतने बड़े एरिया के अंदर लोग कौन रहते थे, अभी तक उसके ऊपर हमारी बात नहीं हुई। स्टार्टिंग में हमारी बात हुई थी, निएंडरथाल्स नाम लिया था, होमो हैबिलिस नाम लिया था, होमो सेपियन स्टार्ट हुए वो नाम लिया था। अब हम उनका नाम नहीं लेंगे, अब हम सब होमो सेपियन की बात करेंगे। लेकिन होमो सेपियन के अंदर अब हम नीचे उतर के बात करेंगे रेसेस की। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज पे जाके देखिए, जहाँ हड़प्पा स्टार्ट किया वहाँ पे लिखा है क्या मैंने, ऑक्यूपेंट, वो वाला मत देखना, 11 नंबर वाला आंसर मत देखना, जहाँ चार्टिंग शुरू होती है वहाँ से। बताइए कौन। अब ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पेज नंबर बोल दीजिए। अब बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी रेसेस मिल रही हैं आपको? प्रोटोएस्ट्रोलाइड, मेडिटेरेनियन टाइप, अल्पानॉइड, मोंगोलाइड, और इसमें आर्यन नहीं है, इसमें कॉकेशियंस नहीं है, गोरे नहीं है इसमें। ये 4 वो रेसेस थी जो यहाँ पे मिलती हैं, एक रेस नहीं है।
अगर एक रेस होती तो हम उसे ट्राइब बोलते। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स आके मर्ज हुए। मोंगोलाइट्स किन्हें कहा जाता है? मंगोल लोगों को कहा जाता है। मंगोल कहाँ के? चाइनीज़, जैसे ऐसे बोल दूँ तो समझ में आ जाएगा, वो मंगोलाइट्स हैं। अल्पिनॉइड्स किसे कहते हैं? ये नॉर्थ साइड में सेंट्रल एशिया से मेडिटेरेनियन तक जो ब्रीड फैली हुई है, नॉट प्योर गोरा, ये वो लोग हैं। व्हाट इज़ अबाउट मेडिटेरेनियन टाइप, वो भी नहीं है यहाँ। तो व्हाट इज़ अबाउट मेडिटेरेनियन टाइप, और एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तो ये रेसेस यहाँ रहती थी, तो हमको ये तो मालूम नहीं है उनका धर्म क्या है, जाति क्या है, तो हम बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करें और उनके जीनोम से हमने पता कर लिया कि ये कौन कौन सी रेसेस थी। क्लियर हो गया? अब ये 4 अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, तो मल्टी बिलीफ सिस्टम हो सकता है, अलग अलग बिलीफ सिस्टम आएंगे। अब उनको कंट्रोल में रखने के लिए एक सिस्टम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर होगा, कोई एविडेंस नहीं है। तो ये क्या बता रहा है? कंपोजिशन। ये पहला पॉइंट बनेगा जब भी तुमसे सोसाइटी पूछी जाएगी। सोसाइटी में सबसे पहले ट्रायंगल में ऊपर लिखोगे कंपोजिशन, तो वो पी बनता है मेरे भाई, सबसे ऊपर वाला पी बनेगा। वहाँ कभी नहीं लिखना, यानी प्रैक्टिस नहीं करी हमने। हमेशा एक ही ऑर्डर फॉलो करो, मज़ा आएगा, नहीं तो फंस। बाद मैंने क्या लिख के दिया है आपको? Composition of society and characteristics, the biological composition, फिर साइड साइंस में। ठीक है, अब क्या होता है? अब कहानी सुन लो। कहानी ये है कि हमको यहाँ पे बेसिकली यहाँ मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था नोट्स का, जो भी नोट्स आए तुम्हारे पास। प्रॉब्लम एरिया जो मैं फेस करता हूँ, मैं नोट्स क्यों बदलता हूँ? क्योंकि जो मेरे प्री के नोट्स होते हैं वो जब मेंस के अंदर चार्ट में आपको बनाना है। क्या करेंगे आप? पुराने नोट देखोगे तो उसमें चार्ट में है ये काम। पिछली बार वाला हड़प्पा में, लेकिन वो इनकम्प्लीट साइट्स हैं। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या धोलावीरा या राखीगढ़ी, पहला सवाल यहाँ प्रीलिम्स में कहाँ से आएगा? पहला आएगा लोकेशन। तो नक्शे पर अगर आप प्लॉट करना चालू करोगे और कलर अलग अलग रखोगे, 4 कलर का यूज़ करना है, फेजेस बनाओगे, और जिस जगह पर आपको अलग अलग मिलता है तो उसके अंदर मान लीजिए 3 चीज़ें मिल रही हैं आपको, एक ही साइड पे 3 लोकेशन मिल रही है, एक ही साइड पे 4 चीज़ें मिल रही हैं आपको, तो उसके अंदर इस तरह से बनना चाहिए कि 4 बन जाए। तो सबसे पहले वाले को डॉट लगाइए, सेकेंड वाले स्टेज पे सर्कल बनाइए, थर्ड वाले स्टेज के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, फोर्थ वाले पे उस स्क्वायर के ऊपर भी एक रेक्टेंगल खींच दीजिए या डायमंड खींच दीजिए। तो जो कंप्लीट लगेगा, ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आगे हमको ऑक्यूपेशन जगह जगह के बताने रहेंगे। तो कोई भी एक साइट ऐसी होगी जिस साइट के ऊपर अगर आपका ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं तो 4 का ब्लॉक मिल गया। अब आपको पता है कि कहाँ क्या है, अब आप भूल सकते हो क्या अगर आपने डायग्राम बना लिया? तो पहला सवाल यही होगा कि ये क्या कहाँ है। अब वो कहाँ है में एक ही चीज़ आती है जो पहली होती है पॉलिटिकल लोकेशन। पॉलिटिकल लोकेशन का मतलब है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान में नहीं, इंडिया। दूसरी लोकेशन आती है उसके अंदर स्टेट्स या प्रोविंसेस। तो पंजाब पाकिस्तान, इंडिया पंजाब, 2 पंजाब नहीं रहे। ये चार्ट बनाना है आपको और आपका 3 मार्क आंसर है और आपको बोल दिया मैंने, आप सोते रहते हो। चार्ट आपको बनाना है क्योंकि 3 मार्कर की प्रिपरेशन आपको करनी है। पिछली बार मैंने बना दिया था। अगला आपके पास क्या आएगा? डिस्कवरी। डिस्कवर बाय हुम एंड व्हेन। यही आपके मेजर क्वेश्चंस हैं जो यहाँ कवर हो जाते हैं, और ये रटे इसलिए होना चाहिए कि ये ऑलमोस्ट सबको आते हैं और ये बहुत जनरल नॉलेज है, लोग इसी का रट्टा लगाते हैं, तो आपको ये रटना पड़ेंगे। अब रट तो लेंगे आप, चार्ट बना के रट लीजिए या नक्शा बनाइए, नदी बनाइए, नदी के नीचे आप प्लॉटिंग करते जाइए, लोकेशन आ गई, उसके नीचे आप नाम लिख दीजिए किसने खोदा था, ईयर लिख दीजिए कब खोदा था। इसमें से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो प्री में आए या मेंस के 3 मार्कर में आए। और अगर उन्होंने एक क्वेश्चन 11 नंबर का पूछ दिया, डिस्कस द वेरियस साइट्स ऑफ हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, डिस्कस द वेरियस साइट्स, तो मैंने जो नोट्स दिए हैं वो एक एक पार्ट बहुत बड़ा है, वो नहीं लिखना है, वो नहीं लिख पाओगे तो तुम्हें नक्शा बनाना पड़ेगा।
एक नक्शा बना के तुम्हें सारी वो चीज़ें प्लॉट करनी पड़ेगी जो तुम्हें मालूम है, मेजर साइट्स, और फिर तुमको लिखना पड़ेगा कि भैया यहाँ ये मिला, तो आंसर बनेगा, अदरवाइज उससे आंसर नहीं बनेगा। लोग ये करेंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, वो भी सही है अपनी जगह पर, लेकिन उससे 21 आंसर बनता है। आपने नक्शा प्लॉट किया, नक्शे के अंदर साइट्स डाल दी, साइट्स के अंदर लेजेंड लिख दिए कि एक गोल डॉट लगाया है तो मेरा अर्ली हो गया, हाकरा फेज हो गया। उसके ऊपर मैंने एक सर्कल बनाया है तो वो मेरा अर्ली हो गया। सर्कल के बाहर अगर मेरा स्क्वायर आ रहा है तो वो मैच्योर हो गया। उस स्क्वायर के बाहर भी अगर मेरा कोई रेक्टेंगल बन जाए या ट्रायंगल बन जाए, कुछ भी दूसरा शेप बन जाए, सो दैट डिस्क्राइब्स माय डिक्लाइनिंग फेज। तो ये आप बता दोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा। नीचे आप लिख दोगे कि ये शो करता है। आपने नदियाँ प्लॉट करी, जो नदियाँ गायब हो गई उनको डॉट 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 करके बता दिया कि दिस वाज वंस अपॉन अ टाइम फ्री फ्लोइंग सरस्वती नदी। ये खेल है। अब उसके अंदर आपकी कितनी सारी चीज़ें गायब हो गई। अब आप डायरेक्ट किसके ऊपर आओगे? सबसे पहला पैराग्राफ बनता है हड़प्पा क्या था। आगे आपका जो एग्जाम्पल आना चालू होगा उसके अंदर आप डिस्क्राइब कर दोगे व्हाट आर दी एविडेंसेस। क्यों? क्योंकि इसके बाद में आपको डालना रहेगा सिग्निफिकेंस, उसके बाद आपको डालना रहेगा इवेल्युएशन, और लास्ट में आपको कंक्लूड करना है। तो आपके पास जगह कहाँ है? इसलिए बिकम अ स्मार्ट पर्सन एंड पेन चलाना शुरू करो जब बोला जाता है। ये आइडियाज़ हैं। ये वीडियो आपके पास हमेशा नहीं रहेगी कि हम सोच लें कि बाद में हम वीडियो देख के कर लेंगे। आज तक किसी ने नहीं देखी। क्लास में से जाने के बाद वीडियो अक्सर नहीं देखी जाती। ओके, सो ये काम हो गया मेरा लोकेशन का। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिली थी ये देखिए आप। अब आप पन्ना पलटाइए। अब क्या दिया है मैंने नीचे? पन्ना क्या पलटाइए इसमें देखिए कि हाँ, अब यहाँ बेसिकली पूरा कंपोजिशन मैंने यहाँ नहीं दिया, तो सबसे पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। अब कहानी में सबसे पहले वाले पार्ट पे बता देता हूँ। हड़प्पा का 11 नंबर का एक ऐसे टाइप आंसर बना के दिया है पूरा। पढ़ो क्या है सबसे पहला पैराग्राफ। एक्सटेंट ऑफ इंडिया। एक्सटेंट समझा दिया। अब डिस्कवरी के ऊपर जो बात उठती है ना उसको समझिएगा। एक बहुत बड़े आदमी थे, बड़े डिस्कवरी आप करा करते थे, इधर जाना उधर जाना। नाम लिया है क्या? यस सर। क्या? दयाराम सैनी। ओह, दयाराम साहनी। और सर जॉन मार्शल। और और नीचे बस सर। पेज नंबर कौन सा तुम्हारा? 8। इसमें कनिंघम नाम नहीं है? ऊपर लिख लो कनिंघम। अच्छा, ये उसका होगा चैट जीपीटी का। कनिंघम वो व्यक्ति था जिसको किसी ने कहा कि यहाँ पे सब सील मिली। कनिंघम भैया पहुँच गए। कनिंघम भैया ने सील देखी, लोगों को देखा, फिर सील देखी, फिर कहा यार ये तो अपने यहाँ कहीं मिला नहीं मुझे इस तरीके का आइटम, तो ये यहाँ का है ही नहीं, ये तो कोई घूमता फिरता लेकर आ गया होगा, यहाँ गिर गई। तो वो कनिंघम को सबसे पहली सील मिल गई थी। उसने थोड़ा ट्यूं ट्यूं करा, लेकिन उसने इस चीज़ पे विश्वास नहीं करा कि ये इंडिया का ही है। कनिंघम भैया चले गए। फिर जॉन मार्शल एएसआई के हेड बनते हैं। अब अंग्रेज़ों की समस्याएं बड़ी सारी थी, बेचारे हमारे यहाँ काम करते थे। हाँ ना यार, हमारे यहाँ काम करने तो आते थे हमारे यहाँ, और क्या करने आते थे? इतनी दूर से क्या करना है? काम ही तो कर रहे थे, कोई ऐश थोड़ी कर रहे थे। वो दे वे वर्किंग। अरे कंटिन्यूअस थ्रेट में रहते थे भैया वो हमारे, क्या आज ही काट देगा, कल काट देगा। सच्चाई बोल रहा हूँ, उनका डर था। अब इनकी जो राजधानी थी शुरुआत में थी कोलकाता। अब कोलकाता कहाँ पर है? बांग्लादेश के पास में। वहां से इनने जाना है ना बलूचिस्तान। हाँ, और इस टाइम पर अंग्रेजों ने बना ली थी। उसके पहले हमने गदर कर दिया था, तो अंग्रेजों को मालूम था गदर फिर से हो सकता है, तो ट्रेन की रेलवे ट्रैक डालते थे, लपक लपक के डालते थे। 1857 में हमने गदर में निपटाए इंजीनियरों को, रेलवे ट्रैक डाला, ट्विन बहुत कराए हरकतें हमने, ऐसा नहीं है, बेचारे डरते थे, तभी चले गए छोड़ के। सो खैर, अब ये रेलवे ट्रैक की पटरी थी, तो आज भी ठेकेदारी होती, उस टाइम पे भी ठेकेदारी होती थी। तो ठेकेदार साहब बढ़िया लपक लपक के एकदम बिछाए चले जा रहे हैं, बिछाए चले जा रहे हैं, बिछाए चले जा रहे हैं। दूसरी पब्लिक बना नहीं पा रही, कर क्या रहा है? बोले कैसे? बोले साहब वहाँ ईंटे का ढेर लगा हुआ है, वहाँ से ईंटें फाड़ता है, ला के लगा देता है। कहाँ ईंटों का ढेर लगा हुआ? अब बत्ती चमकी, पब्लिक पहुँची,
पब्लिक ने कहा यार ये तो कोई एंशियंट साइट है। 1905 के अंदर प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका था, इंडियन मॉन्यूमेंट्स एक्ट, करजन के टाइम पे। अब उन्होंने खुदाई करना चालू करी तो जॉन मार्शल ने कहा दयाराम साहनी से, और एक और नाम आगे आपको मिलेगा, इन दोनों लोगों को भेजा गया। तो सबसे पहला जो शहर खोद के निकाला गया दैट वाज हड़प्पा, इसलिए इसको बुलाया जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहले चूंकि ये इंडस नदी के किनारे मिला था, इस मोहनजोदारो है, तो इसको बोलते थे IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर जब इनकी पत्ती चमकी कि बोले यार सिर्फ इंडस की वैली में थोड़ी है, इंडस की वैली मतलब वो जिसमें इंडस बह रही है, बोले ये तो बहुत बड़ा फैला हुआ है। तो शुरुआत में इसको डिनाई किया गया, नहीं, कुछ तो भी कंसेप्ट निकल के आए। क्यों? अंग्रेज डिस्कवर कर रहे थे। हम लोग तो आज भी हमारी इज्जत नहीं करते। ट्रुथ है, मानो या न मानो, हम लोगों जैसा लीचड़ कोई नहीं है। हम लोग सिर्फ ये देखते मेरा तेरा, हमारा कुछ है ही नहीं। तो नेशनलिज्म कहाँ से आएगा? नेशनलिज्म आता ही हमारे की फीलिंग से। घर में सिखा देते मेरा डब्बा मेरी बोतल बचपन से, हमारा है क्या? कुछ नहीं है ना। अभी फिलोसॉफी में आओगे तो पता चलेगा हर वो चीज़ जो नष्ट होने वाली है वो झूठ है। सत्य केवल वो है जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाला है, शुरू से है और सदैव रहेगा, वही सत्य है, एकमात्र सत्य है। और हम घमंड पाले हुए हैं कि हम ही सब कुछ है। अब इन्होंने जब खुदाई करना चालू करी, ईंटें निकली, दीवारें निकलना चालू, खोदते रहे, चूहे बन गए, सड़कें निकल आई भैया। और वाह यार गजब भैया, सड़कें भी थी इनकी। और खोद लिया तो संडास निकल आए, और खोद लिया तो वो नीचे ड्रेनेज निकल आया, और डिस्कवरी हुई तो पता चला घर घर में कुआं था। अरे वाह यार गजब, गली में भी कुआं था। स्विमिंग पूल नहीं था यार, वो ग्रेट बात था, वो अलग था। नहीं, वो स्विमिंग के लिए नहीं था, वो रिलीजियस पर्पस कह सकते हैं उसको। उसके अंदर सेरेमोनियल फंक्शंस था कुछ, है ना। खम्भे निकल आए भैया, लैंप पोस्ट निकल आए, डस्टबिन पता चल गए। अब आप बताइए, जब वो देखना चालू करा तो वैसा कोई सिविलाइजेशन नहीं था जो इतना परफेक्शन पे बना हुआ और एक जैसा बना हुआ। ईंटों की नपती ऑलमोस्ट हर जगह एक जैसी, कुछ जगह वेरिएशन है। ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल एक ही फैक्ट्री बना रही है, ऐसा नहीं था। दैट मीन्स जहाँ जहाँ वो एक जैसा था वहाँ एक तरीके का लॉजिक चलता था। दूसरी जगह हो सकता है नॉलेज पहुँचा नहीं हो या अलग टाइम पे पहुँचा तो उसका एवोल्यूशन अलग हुआ। हर जगह ईंटें एक जैसी, डायमेंशन रेशियो में सेम। मेजर जितनी सड़कें मेजर वो सब 90 डिग्रीज पे मुड़ती। जैसे हमारे यहाँ क्या नया शहर बनाओ तो जगह चौराहे पे लेफ्ट टर्न ले लिया ब्लॉक्स में, वो ब्लॉक्स में बनाया उन्होंने। उनके ड्रेनेज, अभी बाढ़ आई थी, उनकी ड्रेनेज आज भी वर्किंग है, हमारी तो अभी भी चौक हो जाती है। क्यों? क्योंकि करप्शन है दद्दू हमारे, सोच के देखो। और प्लस हमने कचरा ज़्यादा फैला प्लास्टिक का, करप्शन भी ट्रुथ है। मैं तुमको एक बात बताऊँ, ये चौराहा है ना सामने वाला, पहले सारा पानी यहाँ आता था, यहाँ से इधर बहता था क्योंकि इधर नाला है, ये नेचुरल स्लोप है। कोई इंजीनियर साहब आए, उनने ये नहीं देखा कि वो सामने वाले को कहाँ मिलाना है, तो उन्होंने ऐसा हिस्सा कर दिया कि बीच वाली जो रोड है वो डिप खाने लगी। तो अब बीच वाली रोड में पानी भरता है बारिशों में। पहले हमारे यहाँ से पानी बह के जाता था, लपक के बहता था, तो पीछे नाला, नाले पर अतिक्रमण हो गया, दिखता भी नहीं अब आपको। लिटिल फ्लावर स्कूल के पहले जब जाओगे तो ब्रिज दिखेगा आपको, बड़ा नाला है वो, ऊंचा आपने वो बना रखा है, तो उसका फ्लो तो इधर से ही नेचुरल, वो उसका ड्रेनेज है। तो ऐसे चीज़ों को उन्होंने समझा। ये लोग पॉटरी के अंदर यूनिक पॉटरी बनाते थे, इतनी छोटी से लेकर बड़े बड़े जार्स, और इनकी पॉटरी अलग अलग जगह पे दुनिया में मिली। तो पता चल गया कि ये वहाँ भेजी थी, अपने आप तो गई नहीं, जिन मामू तो थे नहीं उनके पास, अरे जिन ले जा, ले गया। मैं हो भी सकता है, आई डोंट नो। इनके पास सीलें मिली। अब सील क्या है वो समझिएगा, जिस तरह से हम सील लगाते हैं, रबर स्टैम्प भम, उसी तरह की सील है, इसीलिए उसे सील बोला जाता है। और सील दोनों तरीके की मिली, एनग्रेव्ड भी मिली और उभरी हुई भी मिली, दोनों चीज़ें मिली। अब उसका काम क्या था? तो ये लोग थे गल्ला व्यापारी। गल्ला समझते हो? ग्रेन मर्चेंट। तो ग्रेन को कहीं रखना था, तो हड़प्पा से हमें ग्रेनरी मिली, गोल गोल टावर जो है उसके अंदर आपका ग्रेन है, आपने बोरा भरा, बोरे के ऊपर रस्सी बांधी, गीली मिट्टी लगाई, अपनी सील लगा के मार दी, साहब ये मेरी, ताकि कोई, दैट वाज मैनेजमेंट, दैट वाज मैनेजमेंट। अब फिर ये हुआ कि तुमको ज़रूरत पड़ी, बोले थोड़ा सा गेहूँ चाहिए, ठीक है चलो आओ, वहाँ गए, बोले इसको देना है, तुमने अपनी गीली मिट्टी लगाई, उसके ऊपर लगा के सील लगा दी तुम्हारी, तो मेरी सील के ऊपर तुम्हारी सील आ गई। दैट वाज ट्रांजैक्शन।
दैट वाज फर्स्ट एग्जाम्पल इन इंडिया ऑफ अ वेल एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक सिस्टम। बार्टर क्या है? पहले का तो कोई एविडेंस है ही नहीं मेरे पास, सिक्का नहीं है, करेंसी नहीं मिल रहा, कॉइन नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है? मतलब सील मिल रही है, और सील के ऊपर सील के ऊपर सील अगर मिल रही है तो इसका मतलब है ओनरशिप को बताती थी वो सील, और सीलें बहुत सारी मिली हड़प्पा में। सबसे ज़्यादा सीलें हड़प्पा में हैं, तो ये कह सकते हैं कि हड़प्पा उस टाइम का गल्ला व्यापारी, मतलब मंडी थी बड़ी, ग्रेन। अब अकेले वो तो नहीं खाते होंगे, तो वहाँ से कहीं और जाता होगा, तो ट्रेड रूट्स होंगे। ट्रेड रूट्स कैसे होंगे? इनके पास गाड़ियाँ थीं, नॉट कार्स एंड ट्रक्स हैं, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, उनसे ये सामान अलग अलग जगह पे जाता था। फिर इनकी सील्स पर नावों के निशान मिले, तो इन्हें बोट्स बनानी भी आती थी। फिर हमको लोथल नाम का शहर मिल गया, जहाँ पे डॉक यार्ड है, जहाँ पे नाव वगैरह आके रुकती है, वो लोथल है, इकलौती जगह है। वी आर टॉकिंग अबाउट सम वॉट 5-6-7 हज़ार साल बीस यहाँ से। उस टाइम पर सी लेवल बहुत नीचे था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग आइस एज में थे। आइस एज में धीरे धीरे पानी पिघलना चालू हुआ, वार्मिंग होना चालू हुई, ग्लेशियर्स पिघलना चालू हुए, तो पानी का लेवल जब नीचे था, तो जो आज जहाँ आप सी कोस्ट समझ रहे हो उससे कई किलोमीटर आगे था। तो बहुत सारे शहर, बहुत सारे लोथल, जिसे धोलावीरा कहते हैं, वो किसी समय में आइलैंड था। धोलावीरा का बेल्ट नॉर्थ में है, गुजरात के नॉर्थ में है धोलावीरा, लोथल साउथ में है। लोथल में नाव है तो नदी थी, नदी के किनारे से जाते थे। तो ये तो वो एविडेंस हैं जो भाई साहब मिल गए, और जो एविडेंस नहीं मिले उनका क्या, जो है ही नहीं उनका क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने बनाया, पहला पैराग्राफ क्या दिखाया मैंने, एक्सटेंट वगैरह के बारे में, है ना। सेकंड में क्या लिखा है, क्या क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक, प्लांट सिटीज, समझ में आ गया। हाँ, अगला, फोर्टिफाइड एनक्लोजर्स, कुछ जगहों पर, शहरों के अंदर, सब जगह पे नहीं कहेंगे हम उसको। इसी वजह से मैं आपसे चार्ट बनाने का कह रहा हूँ, क्योंकि प्री निकालनी है तो आपको सबके पास चार्ट होना चाहिए इंपॉर्टेंट फीचर के साथ। यहाँ पर जो बात हो रही है फोर्टिफिकेशन की, इसमें शहर के अंदर ही एक दीवार खींच दी थी। दीवार हमें पहले भी कहीं पढ़ी हमने, कहाँ पे, पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में, नियोलिथिक में, फिर चाल्कोलिथिक में कि ब्रॉन्ज में। आपको एक मोट मिला था एरन में, और एक बाउंड्री वॉल मिली थी, रैम्पार्ट, शाबाश, कब का है। तो इसका मतलब वो चीज़ वहाँ भी थी, यहाँ पे भी थी, एविडेंस है। अब दीवार अगर है तो अंदर है, शहर के अंदर दीवार है, मतलब दो लोगों के बीच में डिफरेंस है। शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो डेफिनेटली हाई क्लास लोग थे, जो बाहर लोग रह रहे हैं वो इन्फीरियर थे। सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी बोलने बेहतर है, ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर क्लासिफिकेशन दे वर डूइंग। मजदूर कहाँ रह रहा था, लोअर साइड में, वट एवर द अपर क्लास थी वो अपर साइड में, जो सिटाडेल है, सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग उसी में। तो हो सकता है उस समय का महल, वी डोंट नो, क्योंकि हमारे पास राजा नाम की कोई वस्तु नहीं मिलती, कोई ऐसा सिंबल नहीं मिलता कि कोई राजा खड़ा हो। हाँ, हमें एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, सफ़ेद रंग की, उसको प्रीस्ट की मूर्ति कहते हैं। छोटी सी मूर्ति है, स्टेटाइट की है, बहुत सुंदर तरीके से बनी हुई है। ब्रॉन्ज के हमें स्टैचुएट्स मिलते हैं, छोटे छोटे स्टैचूज़ हैं, बड़े होर्ड्स मिलते हैं ब्रॉन्ज के, बड़े बड़े जानवरों बनाए हुए। तो ये कल्चर लगातार इवॉल्व होके, इंटरमिंगल होकर सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। इन लोगों का ट्रेड बहुत तगड़ा था। अगला पॉइंट क्या लिखा है, पब्लिक बिल्डिंग्स, जैसे ग्रेनरी हो गई, हॉल्स हो गए, और ग्रेट बाथ हो गया, ये पब्लिक बिल्डिंग्स है। रोड्स हो गई, बड़ी चौड़ी रोड, फिर छोटी रोड, फिर उससे छोटी रोड, फिर गलियाँ। अब ये दिमाग में इमेजिन मत करना कि सारी गलियाँ 90 डिग्रीज पे मुड़ती थी। ओरिजिनल नक्शे में जो मेजर नक्शा है उसमें 90 डिग्री था, बाद का जो इवोल्यूशन हुआ उसमें गोल्ड टर्न्स भी हैं। आगे पढ़ो, आगे क्या पॉइंट दिया है, एडवांस्ड ड्रेनेज, ड्रेनेज इतना खतरनाक था कि अभी आप देख लो फ्लड के अंदर वो पानी बहा गया। अगला,
हाइजीनिक लिविंग का मतलब हुआ इनके साथ इनके फीचर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनके जितनी खिड़कियां हैं कोई भी मेन गली में खुलती ही नहीं है। तो या तो पर्दा था, हर एक घर के अंदर बाथरूम था, ऑलमोस्ट हर एक घर में, बड़े घरों के अंदर कुआं, गली में बाहर निकले आप गली में भी कुआं है, वो पब्लिक वेल है। छोटी नालियाँ, बड़ी नालियाँ और बहुत बड़े अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम। अब इसको बनाने के लिए साइंस चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, एंगल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, डिस्टेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। हाँ। इनके पास मेजर्स मिले, बाट जिसे हम कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड है, लेकिन हर जगह से नहीं मिले, कुछ जगहों से मिले। हो सकता है जो व्यापारी होगा अपने बाट ले गया होगा, क्वाइट पॉसिबल अपने साथ चीज़ें ले जाना। अगला क्या लिखा है? रिकंस्ट्रक्शन। पढ़ो ना आगे, रिकंस्ट्रक्शन है। और फिर डिस्टिंक्टिव पॉटरी, आगे पढ़ते जाओ। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स, वेट एंड मेजर जो आपको बोला, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे, वजन तोलने के जैसे हमारे बाट आते हैं उनके एक जैसे थे। आगे रिटन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट थी। आगे पढ़िए अगला पॉइंट। फाइन ज्वेलरी। ओह, वो ज्वेलरी अपन ने देखी थी, फैक्ट्री थी। कहाँ पे थी भाई फैक्ट्री तुम्हारी? मालवा में, कायथा में, नावदा टोली में थी। क्या बनाते थे? बीड्स, यहाँ पे भी बनते थे। यहाँ पे बैंगल्स भी बनती थी, काली बंगन बैंगल्स, बीड्स की फैक्ट्रीज हैं। तो ज्वेलरी काय के लिए चाहिए? मतलब इतने रईस हो गए थे कि ज्वेलरी बिकेम एन इंडस्ट्री, मासिव इंडस्ट्री। आगे पढ़िए। कार्नेलियन बीड्स। हाँ आगे। सोसाइटी एंड इकोनॉमी आता है। हाँ पढ़िए। स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है अलग अलग स्ट्राटा में बटी हुई। अपर क्लास, लोअर क्लास की, यहाँ अपर, यहाँ लोअर। आगे इसमें सर सिटाडेल है, एरिस्टोक्रेसी। सिटाडेल मतलब अंदर वाला अपर क्लास। अपर क्लास। सिटाडेल मतलब दीवारें उठा दी उन्होंने, मतलब एनक्लोज कर दिया, वहाँ सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सारा काम, मेन काम वहाँ होगा। इन्हें उस टाइम का कलेक्टोरेट। एंड लोअर टाउन, कॉमन पीपल। हाँ, जहाँ पे लोग आम रहा करते थे, जहाँ बाजार वगैरह होते थे। आगे सिटीजन इंक्लूडेड फार्मर्स, आर्टिसंस, जो लोग वहाँ रहा करते थे। आगे ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रीस्ट और वर्कर्स। अब यहाँ हमें इनका डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, लेकिन करते थे, होता रहा होगा, तब हम उससे अज्यूम करते हैं। बिना किसानी के, खेती के किसान तो नहीं होगा। अगर हमें फसल मिल रही है, क्रॉप का एविडेंस मिल रहा है, तो इसका मतलब कोई उगाता होगा। अगर कहीं कपड़े का एविडेंस मिल रहा है तो वीवर होगा। अगर कहीं हमें मेटल का काम मिल रहा है तो मेटल वर्कर्स होंगे। यहाँ से इकोनॉमिक सिस्टम चालू होता है गुरु, यहाँ से इकोनॉमिक सिस्टम चालू हो रहा है। तो अब इसको 3 हिस्सों में तोड़ना है इकोनॉमी में। ई वाले में 3 हिस्से टूटेंगे। एक हिस्सा बनेगा आपका जिसके अंदर होगा प्राइमरी एक्टिविटीज़, दूसरा होगा सेकेंडरी एक्टिविटीज़, तीसरा होगा टर्शियरी एक्टिविटी। बचपन में पढ़ा था ये। प्राइमरी के अंदर हो गया माइनिंग, खेती, एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग गैदरिंग, हो गया। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या हो गई? मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज। टर्शियरी क्या हो गया? ट्रेड, बिजनेस, सर्विस। अब यहाँ क्या क्या मिल रहा है? ये खुल गया एकदम से। अभी तो खुशकिस्मत हो कि स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है, नहीं तो बोल देंगे कि इसको ये कहते थे, और वाट लगेगी वो पीएससी में यही पूछेगा इसको क्या कहते थे। यहाँ ध्यान रखना है। और अभी तक अगर याद नहीं किया है आपने पुराना, तो जैसे ही हम वैदिक में पहुँचेंगे अब आपसे टफ होने लगेगा काम, क्योंकि मैं तो ऐसे ही एक लेक्चर लेके आगे बढ़ता रहूँगा। परीक्षा में आपको बैठना है, आपको याद करना है। अब आगे पढ़िए। यूटिलिटेरियन पॉटरी। यूटिलिटेरियन पॉटरी का मतलब होता है जिसका इस्तेमाल किया जाए। इसमें डेकोरेटिव नहीं लिखा, यूटिलिटी थी, यानी इस्तेमाल होने लायक थी। जिसकी कोई यूटिलिटी होती है उसको यूटिलिटेरियन बोलते हैं। आगे इसमें व्हील मेड मिलते हैं, ग्लेज्ड, पॉलीक्रोम, इंसाइज्ड, परफोरेटेड और नोबल। ये अलग अलग तरीके हैं। नॉब्ड, नॉब लगा दिया। पॉलीक्रोम मल्टी कलर, क्रोम इज कलर, मोनोक्रोम यानी सिंगल कलर, पॉलीक्रोम यानी अलग अलग कलर का। डेकोरेटेड है। ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। अब आप सोच के देखिए कि पॉटरी में हम कहाँ आ गए? ऑलमोस्ट पीक पे आ गए।
नॉब भी लगा दिया, डिज़ाइन भी कर दिया, पॉटरी बन रही है, व्हील्स पे बन रही है, ग्लेज कर दिया आपने, उसे चमक पैदा कर दिया ना, उसको आपको ग्लेज करना आ गया। वो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, यानी जो चीनी मिट्टी होती है उस पर कैसी ग्लेज होती है, उस तरीके का काम आप करने लग गए। आगे वास्ट ट्रेड नेटवर्क फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया टू वेस्ट एशिया। वेस्ट इंडिया से लेकर वेस्ट एशिया तक का नेटवर्क था इनका, हर जगह पे गड़े हुए चीज़ें मिलती हैं हमको। सील यहाँ की कहीं और मिलती है, मेसोपोटामिया की सील यहाँ मिलती है, यहाँ की सील मेसोपोटामिया में मिल रही है, इजिप्ट में मिल रही है, ओमान में मिल रही है। इतना वास्ट नेटवर्क था इन लोगों का। आगे एग्रीकल्चर, व्हीट, बाजरे, मिलेट्स, राइस, एडेप्टेशन टू डिफरेंट रीजन। अभी ये हड़प्पा के अंदर ऐसी कोई चीज़ तो नई नहीं दिख रही है आपको, ये नाम तो पहले भी पढ़ लिए। कल्चर अलग थे, अलग अलग जगह थे, मर्ज हो गए। चावल कहाँ मिला था तुमको? कायथा में कि मालवा में? मालवा। मालवा कब था? 1450। शाबाश, हड़प्पा ख़त्म हो गया, चावल आ गया। हड़प्पा ख़त्म हुआ, सिविलाइजेशन ख़त्म मान रहे हैं हम, तो चावल का कल्चर इधर आ गया। वहाँ से लोग घूमते हुए ले आए, चावल बोना चालू कर दिया। आई बात समझ में कैसे मूवमेंट चल रहा है। अगला रॉ मटेरियल्स सोर्स्ड फ्रॉम डाइवर्स रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब कुछ भी काम आप कर रहे थे तो उसका मटेरियल कहाँ से लाओगे? तो इसका चार्ट जो है वो हमारे ल्यूसेंट में भी दिया है, मैंने भी दे रखा है वो चार्ट कि कौन सा मटेरियल कहाँ से आता था। वो अफगानिस्तान से मंगा रहे भैया, महाराष्ट्र से मंगा रहे हो, सेंट्रल इंडिया से मंगा रहा है, कोई पर्शिया से मंगा रहा है, सामान आ रहा है। व्हाट डज इट शोज? उस टाइम पे अम्मा जान थी। कौन भैया? अम्मा जान। अमेज़न ऑर्डर करते थे, सामान आ जाता था। आगे रिलीजन एंड कल्चर। अब आइए धर्म के ऊपर। अब यहाँ हमने सबसे पहले देखा था एक स्ट्रक्चर बना था, उसके ऊपर कुछ गोल गोल पत्थर थे, एक ट्रायंगुलर पत्थर वाला काम था। सबसे पहला हमें रिलीजन का एग्जाम्पल बहुत पहले मिलता है, 2-3 क्लास पहले जब वो पढ़ाया था मैंने। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होना चालू होती। तो जब भीमबेटका की केव्स को हम डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर रिलीजन की बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। अब यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका रिचुअलिस्टिक मीनिंग हो सकता है। रिचुअलिस्टिक मीनिंग है ना, रिचुअल्स के साथ जोड़ा जा सकता है, और ऐसे सिंबल्स मिलते हैं जो आज भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं, इसलिए हम उनको नाम देंगे। पढ़िए। रिलीजन सेंटर्ड अराउंड मदर गॉडेस पुष्पति प्रोटोशिवा ऑफ पीपल ट्री। मदर गॉडेस की भी मूर्ति पहले मिल चुकी है, हमने बोला वो मदर गॉडेस है। यहाँ पे भी मदर गॉडेस मिल गई। मालवा इसके बाद का है कि पहले का है? तो पहले का। जब वो डिक्लाइन हो रहा है तब मालवा फ्लरिश कर रहा है, और उसके डिक्लाइनिंग फेज के पहले कायथा फेज है। तो कंटिन्यूटी है, लेकिन शहरों की कंटिन्यूटी नहीं है। तो सिविलाइजेशन पीछे हो गई इंसान की वजह से या किसी और वजह से, वट एवर द केस में भी, सिविलाइजेशन गॉट फिनिश्ड। इसलिए बोलते हैं सिविलाइजेशन खत्म हो जाती, कल्चर सर्वाइव करते हैं। धान लेकर आ गया, अभी तक तो मालवा में धान नहीं हुआ था आपने, आपको तो नहीं मिला था धान, तो इनका था। ये एविडेंसेस है। आगे बढ़ो। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट अब इनकी स्क्रिप्ट है साहब, उसको पिक्टोग्राफिक बोलते हैं कि पिक्चर फॉर्म में दिखती है। राइट हैंड से शुरू होती है, लेफ्ट की तरफ जाती है, अगली लाइन लेफ्ट से शुरू होकर राइट हैंड तक आती है, इसको बोलते हैं बोस्ट्रोफेडॉन। ये स्टाइल है, इधर से लिखना, नीचे आके यूँ लिखना। हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, ये कैसी चल रही हल्दी। तो पिक्टोग्राफिक है, बोस्ट्रोफेडॉन है, और इमेजेस हैं इसके अंदर, फिगर्स हैं। आगे पढ़िए। यूनिफॉर्मिटी इन स्क्रिप्ट, elaborate town planning, raised platform, straight main streets, interaction of smaller streets at right angles, drainage system, public wells। बता दिया आपको सब। अब यहाँ पर ये तो हमने बेसिक पढ़ लिया। सवाल ये होता है कि जब हम मेंस में जाएंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप कैसे तैयार करेंगे, ये आपको अपने हिसाब से तैयार करना है। पुराने नोट्स का PDF ले लेना, निकाल लेना, शेयर कर देना ग्रुप के ऊपर। उसके अंदर एक सैम्पल का चार्ट है, पूरा चार्ट नहीं है वो। यहाँ ज़्यादा साइट्स हैं, इसमें ज़्यादा साइट्स हैं, उसमें साइट कम है। तो आपको अगर क्वेश्चन बेस टारगेट करना है तो आपको अपना चार्ट बनाना ज़रूरी है।
कंपल्सरीली चार्ट बनाना है आपको, तो आपको समझ में आएगा कि 3 मार्क, क्योंकि आप लिख ही नहीं रहे हो अभी। मैं आपसे इसीलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपा करके जो मेंस वाले सुबह आके बैठते हैं उनसे पूछो कि आपकी हालत कैसी है भैया। आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं, आपके करियर के लिए मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हो। आप जब मेंस में पहुँचोगे आपसे लिखते नहीं बनेगा, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। इसलिए आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर योर आंसर्स राइट नाउ। आप एग्ज़ाम मेंस देने जा रहे हो ये सोच के करोगे तो होगा। आप सिर्फ यार एग्ज़ाम आएगी तब देंगे, आपसे कुछ नहीं होगा, आपकी एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगी। कंपटीशन बहुत हाई है, समझ जाओ। मैं बार बार तुम लोगों का चेहरा बता रहा है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो तुम लोग फेल हो जाओगे, रुक जाओगे, और वो मैं नहीं चाहूँगा। तो आज सुबह भी मैंने यही चीज़ बोली कि मुझे दुख पसंद नहीं है, और मुझे दुख होता है मेरी क्लास में एक भी रुक जाए तो दुख से बचने के लिए आपसे बातें करता रहता हूँ, बोल देता हूँ कि भैया पढ़ लो। चलो आगे पढ़ो। सर आर्टिफैक्ट्स एंड आर्किटेक्चर, सर स्टेटाइट सील्स विद एनिमल फिगर्स एंड इंस्क्रिप्शन। 2 तरह की सीलें मिलती हैं, एक स्क्वायर सील है, एक रेक्टेंगुलर सील है। उनके फीचर्स हैं वो आपको आगे मिलेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ तो ये ख़त्म हो गया, आगे अगले पेज पर ख़त्म है, देखो पलटा, है ना। अब वहाँ पे क्या लिखा है, हड़प्पा इन डिटेल में आ गया। ये तो मैंने शॉर्ट में, ये लेक्चर है मेरा। अब उसको खोलो आप, वो डिटेल मैंने क्यों दिया है आपको ये जताने के लिए दिया है कि इतना रटना पड़ सकता है आपको, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मैं होऊंगा तो मैं बोल दूंगा कालीबंगन के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन दो 11 नंबर, कोई मना कर सकता है मुझे? आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, तो तब लिखोगे। वहाँ ये याद भी नहीं होगा आपसे। फिर फेजेस लिखें, वो एक एक शहर को पूछ सकता है जो इम्पोर्टेंट है, वो सारे नोट्स में डाल दिए हैं मैंने इस बार। रीज़न बड़ा सिंपल है, और इस वजह से क्योंकि हमसे मेंस में लिखते नहीं बन रहा है। तो कृपया करके आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आपको शर्म ही नहीं आती यार, एक आंसर ही ला के दिखा दो कि ये लिखा है। नॉट इवन अ सिंगल आंसर। प्री का तो छोड़ दो, मेंस का तो छोड़ दो, प्री भी नहीं कर रहे तुम लोग कि वहां से उठ के कोई किताब तो मुझे हिली हुई दिख जाए वहां से एमसीक्यू की। खैर तुम्हारा जीवन है यार, तुम आज 22, 23, 24 साल की उम्र में, 20 साल 21 साल की उम्र में नहीं बनना चाहते हो, थोड़ा 2-4 साल और रुक जाना। एक प्री नहीं निकली, आप 2 साल पीछे हो जाते हो इस फील्ड में। और यहाँ ये नहीं सोचना कि 2 साल बाद नौकरी मिली, आप ये सोच के देखना आपका पहला प्रमोशन 2 साल बाद होगा, आपका दूसरा प्रमोशन 2 साल बाद होगा। हो सकता है कि तीसरे प्रमोशन की मोहब्बत ही ना आ पाए आपके। इन्हें आप अपनी लापरवाही से अपने कैरियर को जो स्टेप अप कर सकते हो, उसे आप अपने कैरियर को तबाह कर लोगे। हो सकता है आप यंग जैसे आप हैं, 21 साल 22 साल की उम्र में बन जाइए आप, 60 साल 62 साल तक करना, 40 साल की नौकरी है। अगर आप मान लीजिए डीसी बन गए तो 5-6 साल 6-7 साल का टाइम पीरियड है, उसमें आप जॉइंट कलेक्टर हो जाएंगे, फिर हो गए आप क्या अपर कलेक्टर, फिर हो गए आप कौन से कलेक्टर होते हैं, जॉइंट अपर असिस्टेंट, एडीएम के बाद अपर, फिर डीएम बन गए आप कलेक्टर, कलेक्टर के बाद आप सेक्रेटरी भी बन सकते हैं, सीएसपी बन गए आप, एडिशनल हो गए, एडिशनल के बाद आप एसपी हो गए, एसपी के बाद आप डीआईजी हो गए। हो सकता है आप आईजी बन जाओ, आप नहीं सही समय पे निकलोगे, आप आईजी गए, आपका एक प्रमोशन चला जाएगा। ये आपकी लाइफ है, दिस इज़ योर लाइफ, माइन इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट्स ऑल आई कैन। मैं आपको फोर्स कर ही नहीं सकता। बहरहाल अब आप पन्ने पलटाइए और उसको देखना चालू करें। हर एक चीज़ का ब्लॉक बना के दिया है आपको आंखें खोलने के लिए कि आपके पास काम कितना है। अब इनको छोटे में आपको श्रिंक करना है, तो साइट्स निकालनी है। साइट को आपको सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की, इंडिया की है। उसके बाद में फिर आपको उनकी प्रोविंसेस के हिसाब से जमाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आपको उनको नदियों के हिसाब से जमाना पड़ेगा, फिर उनके अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ फेज़ कौन सा था, वो यहाँ नहीं है। अगर आप आंसर चाहते हो कि ऐसा आंसर मैं लिखूँ कि जो कोई मेरी टक्कर ना ले पाए, तो उसमें ये कंटेंट चाहिए और विद इन वर्ड्स चाहिए, 10 वर्ड के अंदर। और किसने डिस्कवरी करी?
कब करी, क्या मिलता है, वो तो बात की बात है, तो 5 नंबर में आएगा। अगर उसने पूछ लिया क्या मिलता है तो उनको भी 10 शब्दों में लिखना आना चाहिए कि इस जगह से ये मिला, तो 5 शब्द ही आएंगे। वो समस्या वही है, आपको अभी दिख ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली इट हैपन्स, एंड आजकल वो सबके साथ दिख रहा है। पहले तो एक आध दो लोग ऐसे हो जाते थे क्लास के अंदर जो पहले दिन से ही आग लगाने वाले काम करते थे, अभी नहीं है ऐसा काम अनफॉर्चुनेटली। चलो कोई बात नहीं। तो ये आपका हड़प्पा वाला काम है, और उसके बाद में फिर हम कंटिन्यू करेंगे तो हड़प्पा के बाद वाले फेजेस के ऊपर। यहाँ आप इसको पढ़ेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या सीखा हड़प्पा से, किसी भी टॉपिक के ऊपर। 17 मिनट और 14 सेकंड।